हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा व्याख्यान एमए प्रीवियस के थर्ड पेपर वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री से मध्यकालीन भारत में स्त्री शिक्षा पर केंद्रित होगा। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति किस प्रकार की थी। प्राचीन भारत में हमें अनेक विदुषी स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, परंतु उत्तर वैदिक काल के पश्चात स्त्रियों को शिक्षा देने पर अनेक प्रतिबंध लगने आरंभ हो गए थे। उन्हें वेदों के अध्ययन की मनाही कर दी गई। पर्दा और बाल विवाह के कारण उनकी स्वतंत्रता भी सीमित हो गई, इसलिए उन्हें अधिक शिक्षा नहीं मिल पाई। घर में उन्हें उतनी ही शिक्षा मिल पाती थी जितनी उन्हें गृहस्थ जीवन व्यतीत करने में आवश्यक होती थी। इस प्रकार की शिक्षा उन्हें अपनी माँ के द्वारा मिलती थी। विवाह के पश्चात पति के घर में इस प्रकार की शिक्षा उन्हें अपनी सास के द्वारा मिलती थी। परिवार के आय और व्यय का हिसाब रखने से उन्हें केवल मौखिक गणित का ही ज्ञान हो पाता था। इस प्रकार स्त्रियों को केवल घरेलू और कामकाज संबंधी शिक्षा ही मिल पाती थी। हिंदू स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा सामान्यतः नहीं थी, फिर भी साहित्य, दर्शन, धर्म, तर्कशास्त्र के अतिरिक्त संगीत और नृत्य में शिक्षा दी जाती थी। धनी परिवार की हिंदू महिलाओं को अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। मध्यकाल में यदि हम स्त्रियों की शिक्षा पर नज़र डालते हैं तो अनेक साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में कन्याओं के लिए अलग से स्कूल नहीं थे। लड़के और लड़कियों को एक ही स्कूल में पढ़ना होता था। धनी लोगों ने अपने पुत्रियों को पढ़ाने के लिए घर पर ही अध्यापकों की व्यवस्था की हुई होती थी। मध्यकाल में भी कुछ विदुषी स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। भरतचंद ने अपनी पुस्तक विंध्य सुंदरी में राजकुमारी विद्या का उल्लेख किया है, जो बहुत ही विदुषी महिला थी। उन्होंने लिखा है कि उसने अपने होने वाले पति से दर्शन और धर्म से संबंधित जटिल प्रश्नों और समस्याओं पर शास्त्रार्थ किया था। एक और स्त्री इच्छावती का उदाहरण मिलता है, जो कि साहित्य, कविता और संगीत में पारंगत थी। रुक्मणी नाम की एक और स्त्री का उल्लेख मिलता है, जो कि पुराण, स्मृति शास्त्र, वेद और वेदांगों में पारंगत थी। मध्यकाल में कुछ नर्तकियों के भी उल्लेख मिलते हैं, जो कि संगीत में निपुण थी। कुछ राजकीय परिवारों के स्त्रियों के भी उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने गायन विद्या में रुचि दिखाई थी। इस प्रकार की स्त्रियों में पूरनमल की पत्नी, जो कि हिंदी में सुंदर गीत गाती थी, मानसिंह की पत्नी मृगनयनी का नाम उल्लेखनीय है, जो कि संगीत में निपुण थी। केशवदास ने ओरछा के राजा इंदर सिंह के दरबार की 6 नर्तकियों का उल्लेख किया है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के निर्गुण ईश्वर में आस्था रखने वाली अनेक कवयित्रियों के उल्लेख मिलते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात कर सकते हैं प्राणनाथ कवि की पत्नी इंदुमती का, जिसने कुछ दोहे लिखे थे। अकबर के शासनकाल में भी कई स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने कविताएं लिखी थी, जैसे गंगा, जमुना, कालमशी देवी, रान रुधारी, नवला देवी। 18वीं शताब्दी में दयाबाई का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने कविताएं लिखी थी। उनकी लिखी हुई 2 पुस्तकें दयाबोध और विनय मालिका काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दयाबाई की समकालीन सहजोबाई का नाम भी हम ले सकते हैं, जिन्होंने सहज प्रकाश नाम से एक पुस्तक लिखी थी। सगुण ईश्वर में विश्वास रखने वाली कवियत्रियों में उदयपुर के राणा भोज की पत्नी
मीराबाई का नाम प्रमुख है, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, गर्व गीत, स्फुट पद और मीरा के पद। इसी प्रकार से अकबर की समकालीन कवयित्री बावरी साहिब भी थी, जिन्होंने कई पद लिखे और वे हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में पारंगत थी। कृष्णमार्गी कवयित्रियों में गंगाबाई, जिनकी पुस्तक थी गंगाबाई के पद, और सोन कुमारी, जो आमेर की राजकुमारी थी और उन्होंने स्वर्ण बेली की कविता नाम से पुस्तक लिखी थी। एक मुस्लिम महिला जिसका नाम ताज था, वो 17वीं शताब्दी में हुई और कृष्ण की भक्त थी। उन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी थी। राममार्गी कवयित्रियों में ओरछा राज्य की मधुर अली और बंगाल की चंद्रावती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मधुर अली ने रामचरित और गणेश देवलीला नाम से पुस्तकें लिखी थी। चंद्रावती प्रसिद्ध कवि बंसीदास की पुत्री थी, जिन्होंने एक रामायण की रचना की थी। मुगल काल में कई रीतिकालीन कवियों के नाम मिलते हैं, जिन्होंने स्त्रियों के श्रृंगार पर कविताएं लिखी थी। इनमें बहुत सी स्त्रियां भी थी, जिनमें प्रवीण राय पटूर, रूपमती और तीन तरंग प्रमुख थी। प्रवीण राय पटूर ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबार की नर्तकी थी और वह स्वरचित गीत गाती थी। रूपमती सारंगपुर की एक वैश्या की पुत्री थी। तीन तरंग ने ओरछा के राजा मधुकर शाह के संरक्षण में कविताएं लिखी थी। हिंदू स्त्रियों में जिन्होंने कविताएं लिखी थी, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का नाम उल्लेखनीय है, जिसने दोहे लिखे थे। 17वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी कवि केशवदास की पुत्रवधू ने कविताएं लिखी थी। 17वीं शताब्दी के अंत में बूंदी के राजा बुद्ध सिंह के दरबारी लोकनाथ चौबे की पत्नी कवीरानी ने भी कविताएं लिखी थी। राजस्थान की कुछ स्त्रियों के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने डिंगल भाषा में कविताएं लिखी थी। इनका मुख्य उद्देश्य राजकीय परिवारों की महिलाओं का मनोरंजन करना था। इनमें चंपा रानी का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। इसका विवाह बीकानेर के राजा के भाई पृथ्वीराज से हुआ था। वो कविताएं लिखती थी और कविता लिखने के कार्य में अपने पति की सहायता करती थी। 16वीं शताब्दी के अंत में डिंगल भाषा की प्रमुख कवयित्री पद्माचारिणी थी। वह चरणमल जी साहू की पुत्री और भरत शंकर की पत्नी थी। वह बीकानेर के राजमहल में जीविकोपार्जन के लिए कार्य करती थी। शाहजहां के शासनकाल में काकरेची जी नाम की कवयित्री थी और वह ठाकुर भगेला अग्रजी की पुत्री और मेवाड़ के नाहर नरहर दास की पत्नी थी। औरंगजेब के शासनकाल में नाथी नाम की कवयित्री थी, जिसने विष्णु की भक्ति में कविताएं लिखी थी। इस प्रकार अनेक कवयित्रियों के उदाहरण मध्यकाल में हमें मिलते हैं। जहाँ तक संस्कृत भाषा की बात है, उत्तर भारत में स्त्रियों ने संस्कृत भाषा में अधिक रुचि नहीं ली, परंतु दक्षिण भारत में स्त्रियों ने संस्कृत के अध्ययन में अधिक रुचि दिखाई थी। उत्तर भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक विकास हुआ था और उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने की सुविधाएं भी प्राप्त थी। संस्कृत भाषा का जो विकास नहीं हुआ, उसका एक मुख्य कारण था फारसी भाषा का उदय होना, क्योंकि फारसी भाषा के उदय होने के साथ ही संस्कृत भाषा का ह्रास होना आरंभ हो गया था।
सल्तनत काल में हमें स्त्री शिक्षा के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सुल्तानों और अभिजात वर्ग के लोगों ने अपने परिवार की लड़कियों को शिक्षा देने के लिए अलग से प्रबंध किए थे। मुस्लिम विदुषी स्त्रियों में हमें कई नाम मिलते हैं। इनमें इल्तुतमिश की पुत्री रजिया का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है, जो कि अरबी और फारसी भाषाओं में पारंगत थी। रजिया को सैनिक शिक्षा भी दी गई थी। वह घुड़सवारी और तलवार चलाने में पारंगत थी। इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कन और जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी मलके जहां राज्य प्रशासन कार्य में दक्ष थी। अकबर ने अपने महल की स्त्रियों को नियमित रूप से शिक्षित करने के लिए व्यवस्था की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। मुगल सम्राटों ने अपनी पुत्रियों को फारसी पढ़ाने के लिए शिक्षित महिलाओं की नियुक्तियां की थी। शाहजहां और औरंगजेब ने अपनी पुत्रियों को पढ़ाने के लिए शिक्षित महिलाओं को रखा था। अनेक स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने कुरान का गहन अध्ययन किया था। मुगल हरम में बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम सबसे अधिक शिक्षित महिला थी और वह फारसी और तुर्की भाषाएं अच्छी तरह जानती थी। उसकी प्रसिद्ध कृति हुमायूं नामा है। बाबर की दूसरी पुत्री गुलरुख बेगम एक कवयित्री थी। अकबर की पत्नी सलीमा सुल्तान बेगम फारसी भाषा की जानकार थी और मख्फी के उपनाम से कविताएं लिखती थी। मुस्लिम विदुषी स्त्रियों में अब्दुर रहीम खानखाना की पुत्री जान बेगम का भी नाम लिया जा सकता है, जिसने कुरान पर एक टिप्पणी लिखी थी और अकबर ने उसे 50,000 दीनार इनाम के रूप में दिए थे। नूरजहां फारसी और अरबी भाषा में पारंगत थी और वह कविताएं करती थी। उसके ग्रंथालय में बहुमूल्य पुस्तकें थी। मुमताज महल फारसी में कविताएं लिखती थी। मुमताज महल ने संस्कृत के विद्वान वंशीधर मिश्र को संरक्षण प्रदान किया था। जहां आरा का नाम भी उल्लेखनीय है, जिसने आध्यात्मवाद पर रिसाले लिखे थे। जहां आरा ने फारसी में भी कविताएं लिखी थी। उसने मोइनुद्दीन चिश्ती और उसके उत्तराधिकारियों की जीवनी लिखी थी। औरंगजेब ने अपनी पुत्री जेबुनिस्सा बेगम को पढ़ाने के लिए सुशिक्षित फारसी महिला हफीज़ा मरियम और मुल्ला सईद अशरफी मजंदरानी की नियुक्ति की थी, जो कि फारसी के प्रमुख कवि थे। जेबुनिस्सा को कुरान याद था और इसके लिए औरंगजेब ने उसे 30,000 सोने की मोहरें इनाम में दी थी। उसने गणित और नक्षत्र शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। वह लेखन कला में भी प्रवीण थी और शिकस्त, नस्तलीक और नस्क शैलियों में वह लिख सकती थी और उसने एक अनुवाद विभाग भी खोला था और अनेक सर्वोत्तम साहित्यिक पुस्तकों का अनुवाद करवाया था। मध्यकाल में हमें कुछ मुगल स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल खोले थे। हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम ने अपने पति के मकबरे के समीप स्कूल खोला था। अकबर की धाय महाम अनगा ने दिल्ली की खैरुल मंजिल मस्जिद में एक स्कूल खुलवाया था। जहानारा बेगम ने आगरे की जामा मस्जिद में एक मदरसा खुलवाया था। प्रांतों में भी ऐसी बहुत सी शिक्षित मुस्लिम महिलाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए संस्थाएं खोली थी। जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह की पत्नी बीवी राजी ने एक कॉलेज खुलवाया था और
विद्यार्थियों और अध्यापकों के पठन पाठन के लिए वजीफे भी दिए थे। मुगल स्त्रियों में बहुत सारे नाम ऐसे मिलते हैं जिन्होंने ललित कलाओं में रुचि दिखलाई थी। सजावट की कला में नूरजहां, गुलबदन बेगम और महिम बेगम के नाम मिलते हैं, जो कि अत्यंत दक्ष थी। इन्होंने महलों और बागों को सुंदर ढंग से सजाया था। अनेक ऐसी स्त्रियों के उदाहरण भी मिलते हैं जो नृत्य और संगीत में रुचि लेती थी। कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जो नृत्य और गायन का पेशा अपनाती थी। अकबर ने इन्हें किंचनी कहा है और बर्नियर ने उन्हें नर्तकी लिखा है। इस प्रकार की स्त्रियां उत्सवों में नृत्य करती थी। कुछ ऐसी स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं जो अखाड़े में भाग लेती थी। इन अखाड़ों में संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्र उपयोग में लाए जाते थे। औरंगजेब ने दरबार में होने वाले संगीत के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु उसने अपने परिवार की स्त्रियों के मनोरंजन के लिए संगीत की अनुमति दी थी। राजकीय परिवारों की स्त्रियां स्वयं गाना गाती थी। इनमें नूरजहां और जेबुनिस्सा का उदाहरण दिया जा सकता है, जो कि उच्च कोटि की गायिका थी और समय समय पर कविताएं लिखती थी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मध्यकालीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हिंदू स्त्रियों की शिक्षा पर काफ़ी प्रतिबंध लग चुके थे, परंतु उच्च वर्ग की और अभिजात वर्ग की स्त्रियों को परिवार में अध्यापकों की नियुक्ति करके शिक्षा देने का काम होता था और बहुत सी कवयित्रियों के उदाहरण हमें मिलते हैं। मुस्लिम स्त्रियों में भी राज परिवार की अनेक स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने शिक्षा में रुचि ली और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की थी।